नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस ऑल कोड। फ्रेंड्स, आज हम लोग नॉन कोर डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। हमने पिछली वीडियो में यह डिस्कस किया था कि एनिमेलिया किंगडम को हम लोग दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म्स हैं, जो भी जीव हैं जो एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत आते हैं, इसे हम दो ग्रुप्स में रख सकते हैं। पहले ग्रुप में हम उन जीवों को रखेंगे, उन ऑर्गेनिज्म को रखेंगे जो कि यूनिसेलुलर हैं, मतलब जिनकी बॉडी केवल और केवल एक सेल से मिलके बनी हुई होती है। और दूसरे ग्रुप में हम उन ऑर्गेनिज्म को रखेंगे जिनकी बॉडी मल्टी सेलुलर होती है, मतलब जो एक से ज़्यादा सेल से बने हुए होते हैं। तो इस प्रकार से जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसको हम एक अलग फाइलम में रखते हैं जिसे हम नाम दे देते हैं प्रोटोजोआ फाइलम। तो प्रोटोजोआ फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूनिसेलुलर होंगे। परंतु हमारी एनसीईआरटी यह कहती है कि जो प्रोटोजोआ फाइलम है यह एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत नहीं आएगा, ये प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आएगा। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि प्रोटोजोआ फाइलम प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत आता है। उसी प्रकार से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनमें मोर देन वन सेल्स होते हैं, इसको हम अलग अलग फाइलम्स के अंतर्गत कैटेगराइज करके रखते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है 11 फाइलम्स है जिसमें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जांपल पोरीफेरा हो गया, नाइडेरिया हो गया, टीनोफोरा हो गया। इस प्रकार से 11 फाइलम है कॉर्डेटा तक। नेक्स्ट थिंग कि ये जो कॉर्डेटा हमारा फाइलम होता है, इस फाइलम में जितने भी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनके अपने कुछ खास फीचर्स होते हैं। इनके जो ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि कॉर्डेटा के अंतर्गत आएंगे, उसके बॉडी में नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, पोस्ट एनल टेल पाया जाएगा और फ्रेंजियल गिल स्लिट्स पाएंगे, जो कि बचे हुए फाइलम के अंतर्गत आने वाले ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता। जो यहाँ से फाइलम प्रोटोजोआ से फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक के जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म किसी भी एक फाइलम के अंतर्गत आएंगे, उसमें ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं पाया जाएगा। इसलिए इसे हम एक अलग कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं, जिसे हम कहते हैं कि भाई ये सारे जो है ऑर्गेनिज्म फाइलम्स हैं, इसको हम एक नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत रख देते हैं। और इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो नॉन कॉर्डेटा है ये किसी फाइलम का नाम नहीं है। इट इज नॉट द नेम ऑफ एनी फाइलम। केवल ये रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नॉन कॉर्डेटा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। परंतु ये जो कॉर्डेटा है, ये कॉर्डेटा एक फाइलम का नाम है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉर्डेटा के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग नॉन कॉर्डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा फाइलम है फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनकी बॉडी केवल और केवल एक सेल से मिलके बनी हुई होती है, मतलब वो यूनिसेलुलर होते हैं। ये जो वर्ड है प्रोटोजोआ, इसका इस्तेमाल सबसे पहले गोल्डफस ने 1818 में किया था। ये जो जीव होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, वो सिंपलेस्ट होते हैं एंड माइक्रोस्कोपिक होते हैं। मतलब इनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इनके अंदर कोई भी टिश्यूज या फिर कोई भी ऑर्गन नहीं पाया जाता। या तो ये फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे या तो पैरासाइटिक होंगे, मतलब किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं। इनका रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जो है वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन से होता है। प्रोटोजोआ फाइलम के एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। पहला है अमीबा। ये जो अमीबा है ये तालाबों में पाया जाता है, लेक्स में पाया जाता है और रिवर्स यानी कि नदियों में भी पाया जाता है। अमीबा का जो आकार होता है, जो साइज होता है, वो फिक्स नहीं होता, मतलब ये किसी भी साइज का हो सकता है। अमीबा का जो मूवमेंट होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करता है, वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से करता है। अब ये स्यूडोपोडिया क्या है? ये जो अमीबा का जो बल्जिंग पार्ट्स हैं, इस प्रकार से इसी को हम लोग स्यूडोपोडिया कहते हैं और इसी स्यूडोपोडिया की मदद से अमीबा मूवमेंट करता है। अमीबा की वजह से कुछ इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबियोसिस। अमीबियोसिस एक प्रकार का इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है, मतलब आंतों में होने वाला इन्फेक्शन है जो कि अमीबा की वजह से होता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल है पारामीशियम। पारामीशियम को हम लोग ग्रीन प्रोटोजोआ भी कहते हैं और इस ग्रीन प्रोटोजोआ यानी कि पारामीशियम के
ऊपर जो होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सीलिया कहते हैं, और पैरामीशियम इसी सीलिया की मदद से मूव करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तीसरा एग्जाम्पल है एसिटाबुलेरिया। एसिटाबुलेरिया जो होता है वो बिगेस्ट प्रोटोजोआ है। यदि प्रश्न पूछे कि सबसे बड़ा प्रोटोजोआ कौन सा है तो एसिटाबुलेरिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यूग्लिना का। यूग्लिना को हम लोग जो कहते हैं वो एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम के बीच का लिंकेज है। इस प्रकार से आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि यूग्लिना को हम लोग लिंकेज के तौर पर देखते हैं कि एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम के बीच का ये एक लिंकेज होता है। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा से जो भी मेंबर्स बिलोंग करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं, वो जनरली मरीन होते हैं, मतलब समुद्रों में पाए जाते हैं। ये जो पोरीफेरा शब्द है इसका यह मतलब है कि पोर्स या फिर होल्स। इस प्रकार से यदि हम इसके बॉडी को देखेंगे तो इसके बॉडी में हर जगह होल्स पाए जाते हैं जिसे हम ऑस्ट्रिया कहते हैं, और इसी पोर्स के वजह से इसे हम पोरीफेरा भी कहते हैं। ये जो पोरीफेरा के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम स्पॉन्जेज के नाम से भी जानते हैं। ये जो इनके छेद होते हैं, जो कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनके बॉडी में, यहीं से वाटर इनके बॉडी में इंटर करता है और उसी वाटर से ये लोग अपना फूड को गैदर करते हैं, मतलब फूड को पाते हैं। साथ ही साथ वहीं से ये लोग श्वसन भी करते हैं, मतलब रेस्पिरेशन भी करते हैं, और साथ ही साथ वो अपने वेस्ट को भी वहां से डिस्पोज कर देते हैं। और इस बात का ध्यान रहे कि ये जो पोरीफेरा के जो भी ऑर्गेनिज्म्स हैं वो मूव नहीं कर सकते, वो जहां पर हैं वहीं पर रहेंगे। उनका जो प्लेस होता है वो फिक्स्ड होता है। ये जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, मतलब मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, लेकिन उनके अंदर टिश्यूज नहीं पाया जाता। जो ये स्पॉन्जेस है इसका इस्तेमाल साउंड एब्जर्वर के तरीके से किया जाता है, मतलब साउंड को ये एब्जर्व कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं साइकन, स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिया। और ये जो स्पॉन्जिला है ये देखिए ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, मतलब ये मीठे पानी में पाया जाता है। नेक्स्ट फाइलम है फाइलम कोडेंड्रेटा, जिसे हम नाइडेरिया भी कहते हैं। इस फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं। साथ ही साथ ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, मतलब ये समुद्रों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। इनके अंदर ब्लड नहीं होता, मतलब इनके अंदर खून नहीं होता, लेकिन ये फिर भी रेस्पायर करते हैं, मतलब श्वसन करते हैं। इनके बॉडी में रेस्पायरेटरी, सर्कुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, परंतु इनके जो सेल होते हैं, जो बॉडी के सेल होते हैं, वो डायरेक्ट वाटर से ऑक्सीजन को एब्जर्व कर लेते हैं। इनके मुंह के पास, मतलब माउथ के पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम टेंटिकल्स भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रा, जेलीफिश एंड कोरल्स। ये जो हाइड्रा है ये फ्रेश वाटर यानी कि साफ पानी में पाया जाता है, मीठे पानी में पाया जाता है। अब हम लोग कोरल्स के बारे में देख लेते हैं। ये जो कोरल पॉलिप्स होते हैं ये एनिमल्स होते हैं जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं, और जब ये कोरल पॉलिप्स कैल्शियम कार्बोनेट का सिक्रेशन करते हैं तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसे हम लोग कोरल रीफ्स कहते हैं। ये कोरल पॉलिप्स जूजेंथेले के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, मतलब कोरल पॉलिप्स से जूजेंथेले को प्रॉफिट होता है और जूजेंथेले से कोरल पॉलिप्स को प्रॉफिट होता है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में मुख्यतः यह 4 स्थानों पर पाया जाता है। पहला है गल्फ ऑफ मन्नार, दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तीसरा है लक्षद्वीप आइलैंड और चौथा है गल्फ ऑफ कच्छ। ये जो कोरल पॉलिप्स होते हैं ये बहुत ही अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर का भी काम करते हैं, मतलब यदि समुद्र में पॉल्यूशन का स्तर कहीं भी यदि बढ़ जाता है तो वहां पर ये कोरल पॉलिप्स सरवाइव नहीं कर पाते और मर जाते हैं, और पीछे रह जाता है सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ स्ट्रक्चर, और इसे ही हम कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए गल्फ ऑफ कच्छ में 2020 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर साथ ही साथ काम करके कोरल रीफ्स को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं बाय यूजिंग बायोरॉक टेक्नोलॉजी। यदि हम ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट फाइलम है टेनोफोरा।
टीनोफोरा के फाइलम के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म्स आते हैं उसे हम कॉमनली सी वॉलनट्स कहते हैं या फिर कॉम्ब जेलीज कहते हैं। कॉम्ब का मतलब हो गया कंघी, जो कंघी होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, और टीनोफोरा में जो भी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं उनके पास 8 कॉम्ब प्लेट्स होते हैं, 8 कॉम्ब प्लेट्स होते हैं जिसकी हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मतलब ये केवल और केवल ओशंस में या फिर सी में पाए जा सकते हैं और कहीं भी नहीं पाए जाएंगे। और इसके ऊपर जो 8 एक्सटर्नल कॉम्प्लेट्स है उसके बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है। और साथ ही साथ जो इसका एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी होता है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो लाइट को एमिट कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं जुगनू जो होते हैं वो लाइट को एमिट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से टीनोफोरा के अंतर्गत आने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो लाइट एमिट कर सकते हैं। ये भी कुछ नाइडेरिया के अंतर्गत जो आ रहे थे जो ऑर्गेनिज्म जैसे जेलीफिश, ठीक उसी प्रकार से होते हैं, उसी टाइप के आपको देखने के लिए मिलेंगे, बट इनके अंदर जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है लाइट को एमिट करने का, मतलब ये लाइट को बाहर की तरफ एमिट कर सकते हैं। इसी के लिए इसको एक अलग फाइलम में रखा जाता है जिसे हम टीनोफोरा फाइलम कहते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं प्लूरोब्रेकिया एंड टीनोप्लेना। नेक्स्ट फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीस। इस फाइलम में जो भी ऑर्गेनिज्म्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट एंड हेल्मिन्थ का मतलब होता है वर्म। इस प्रकार से जो ऑर्गेनिज्म्स प्लेटीहेल्मिन्थीस फाइलम में होते हैं उसे हम फ्लैट वर्म कहते हैं। ये जो फ्लैट वर्म्स होते हैं या फिर प्लेटीहेल्मिन्थ होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासाइटिक होते हैं। पैरासाइटिक का मतलब है किसी होस्ट के बॉडी के अंतर्गत वो रहते हैं। इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि ये मोस्टली इंडो पैरासाइट्स होते हैं, और ये जो इंडो पैरासाइट होता है वो होस्ट के बॉडी के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार से ये एनिमल के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और ह्यूमन बीइंग के भी अंदर पाए जा सकते हैं। इसमें जो भी इंडो पैरासाइट्स होते हैं उसके पास हुक्स होता है और शकर्स होते हैं। इस हुक की मदद से ये अपने आप को होस्ट के बॉडी के ऑर्गन से वो चिपका कर रखते हैं। हुक वहां पर फंसा लेंगे और वहीं पर रहेंगे, और उनके पास जो शकर्स होता है उसकी हेल्प से वो न्यूट्रिशन को एब्जर्व करते हैं। इस प्रकार से होस्ट को ये हार्म पहुंचाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है टेप वर्म। यदि हम इस टेप वर्म को देखेंगे तो इस टेप वर्म को हम इसलिए प्लेटीहेल्मिन्थीस कहते हैं कि यदि इसका हम ये क्रॉस सेक्शन लेंगे तो इस क्रॉस सेक्शन का कुछ स्ट्रक्चर प्लेट की नुमा होगा, मतलब फ्लैट होगा, इसलिए इसे हम प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत रखते हैं। ये जो टेप वर्म होता है ये अंडर कुक्ड मीट खाने से होता है, मतलब ऐसा कोई हम मीट खा लें जो कि ऐसे एनिमल का हो जो कि एनिमल पहले से इन्फेक्टेड है इस टेप वर्म से, और उसके मीट को हमने अच्छी तरीके से पकाया नहीं, उसमें बीफ हो सकता है, पोर्क हो सकता है और फिश हो सकता है। इसके मीट को हम अच्छी तरीके से नहीं पकाए और कंज्यूम कर लिए तो उसकी वजह से हमें टेप वर्म इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है लीवर फ्लूक्स। ये जो लीवर फ्लूक्स होते हैं ये मोस्टली बाइल डक्ट को और लीवर को डैमेज करते हैं। ये जो लीवर फ्लूक्स होते हैं वो शिप में पाए जाते हैं, गोट्स में पाए जाते हैं और काऊ में पाए जाते हैं। लीवर को इस प्रकार से ये डैमेज करते हैं कि लीवर में पूरा छेद कर देंगे इस प्रकार से, और लीवर जो होता है पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं, और एट लास्ट जो है यदि इसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो लीवर सोरियोसिस भी हो सकता है, मतलब लीवर पूरी तरीके से खराब भी हो सकता है। नेक्स्ट फाइलम है एस्केलेहेल्मिन्थीस, जिसे हम नीमेटोडा भी कहते हैं। ये जो नीमेटोडा होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो सर्कुलर होती है। उसका क्रॉस सेक्शन यदि हम लेंगे तो हमें सर्कुलर दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल यदि हम इस ऑर्गेनिज्म को यहाँ से कट करेंगे और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को ऑब्जर्व करेंगे तो ये सर्कुलर होगा, इस प्रकार से होगा। जैसे हमने प्लेटीहेल्मिन्थीस में देखा था, प्लेटीहेल्मिन्थीस में चपटा था मतलब फ्लैट था, इसलिए उसे प्लेटीहेल्मिन्थीस बोल रहे थे, और इसमें क्या होता है सर्कुलर होता है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसीलिए इसे हम राउंड वर्म्स भी बोलते हैं। ये जो एस्केलेहेल्मिन्थीस के अंतर्गत आने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं
वो फ्री लिविंग हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं। मतलब एक्वेटिक का मतलब वो वाटर में भी पाए जाते हैं, साथ ही साथ वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, मतलब लैंड पर पाए जा सकते हैं, और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, मतलब किसी होस्ट के बॉडी में वो लोग फलते फूलते रहते हैं। वो प्लांट्स भी हो सकता है या फिर एनिमल्स के बॉडी में भी रह सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो नीमोटोडा के अंतर्गत जो फीमेल्स होती हैं वो मोस्टली लॉन्गर होती है मेल से। इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्केरिस जिसे हम राउंड वर्म्स कहते हैं, वुचेरेरिया जिसे हम फाइलेरिया वर्म कहते हैं, और नेक्स्ट है हुकवर्म। तो आइए इन सभी के बारे में एक एक करके देख लेते हैं कि ये किस प्रकार के इन्फेक्शंस को क्रिएट करते हैं। पहला है एस्केरिस जिसे हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं। ये जो एस्केरिस है ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, मतलब मनुष्य के आंतों में पाए जाने वाला ये पैरासाइट होता है, जो कि आंतों में इस प्रकार से लगा हुआ होता है कि ये वहीं पर रहता है, वहीं पर सरवाइव करता है। ये इन्फेक्शन जो होता है वो मोस्टली एक कॉन्टामिनेटेड फूड खाने से होता है या फिर कॉन्टामिनेटेड वाटर को पीने से होता है। और ऐसा पानी या फिर ऐसा फूड जिसमें इसके एग्स पहले से मौजूद होते हैं, यदि हम उसको कंज्यूम कर लेते हैं तो ये राउंड वर्म्स या फिर एस्केरिस जो होता है हमारी आंतों में आ जाता है और वहीं पर फलता फूलता रहता है। इसको ट्रीट करने के लिए एल्बेंडाजोल टैबलेट्स मौजूद है मार्केट में, जिसको हम लोग खा लेते हैं तो उसके वजह से जो एस्केरिस होते हैं वो मर जाते हैं और हमारे बॉडी के बाहर आ जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है वुचेरेरिया जिसके वजह से फाइलेरिया होता है, इसीलिए इसे हम फाइलेरिया वर्म्स भी कहते हैं। ये एक्चुअली होता है मॉस्किटो के बाइट करने से, मतलब मच्छरों के काटने से। जब मच्छर किसी ऐसे पर्सन को काट लेता है जिसके अंदर पहले से ऐसे वर्म्स मौजूद हैं, फाइलेरियाटिक वर्म्स मौजूद हैं, तो उसके मच्छर के अंदर वो ब्लड आ जाता है और वो मच्छर जब किसी और को काटते हैं तो वहां से वो स्प्रेड होता है। एक्चुअली होता क्या है, ऐसा कोई पर्सन जिसके अंदर ये फाइलेरियाटिक वर्म्स मौजूद हैं, उसमें जो एडल्ट वर्म्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्म्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। और ये माइक्रोफाइलेरिया जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, और जब उसे वहां पर मच्छर काटता है तो उस ब्लड में वो फाइलेरियाटिक माइक्रोस्कोपिक फाइलेरियाटिक वर्म जो होते हैं वो आ जाते हैं, और जब किसी थर्ड पर्सन को वो काटता है वहां से वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। इसे हम एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब ये फाइलेरिया हो जाता है किसी भी पर्सन को तो उसके पैर इतने मोटे हो जाते हैं तो लगता है कि उसे एलिफेंट का पैर है, तो इसलिए इसे हम एलिफेंटिएसिस भी कहते हैं। इस रोग का कोई भी वैक्सीन नहीं है या फिर कोई भी इसका उपचार नहीं है। यदि किसी पर्सन को फाइलेरिया हो गया है तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है हुकवर्म्स। हुकवर्म्स जो होते हैं वो सॉइल ट्रांसमिटेड हेलमिंथीस होते हैं, मतलब ऐसा कोई सॉइल है जिसमें इसके लार्वा मौजूद हैं। यदि वहां पर हम बेयर फुट चलेंगे, यानी कि बिना चप्पल और जूते का इस्तेमाल किए हुए हम चलते हैं, तो इसके जो लार्वा होते हैं वो पैरों के जरिए हमारे बॉडी में एंट्री कर जाते हैं और वो इंटेस्टाइन में जाकर डेवलप करते हैं, और इंटेस्टाइन में जो इनके लार्वा होते हैं एडल्ट बन जाते हैं, जिसके वजह से वो हमें हार्म करते रहते हैं। इसके वजह से ये जो ब्लड होता है वो भी लॉस होते रहता है और एनीमिया भी हो सकता है, और इसे भी हुकवर्म्स को भी एल्बेंडाजोल टैबलेट से ट्रीट किया जा सकता है। नेक्स्ट फाइलम है एनीलिडा। ये जो एनीलिडा फाइलम है इसके अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उसे हम रिंग्ड वर्म्स कहते हैं या फिर सेगमेंटेड वर्म्स भी कह सकते हैं। तो इसका ये बहुत ही डिस्टिंक्ट फीचर है, मतलब ये सबसे अलग फीचर है कि इसमें रिंग्स पाए जाएंगे और सेगमेंट्स पाए जाएंगे। जैसे ये नेरिस है, नेरिस की यदि हम बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे तो ये देखेंगे कि इसकी बॉडी जो है सेगमेंट की लाइक स्ट्रक्चर्स में बनी हुई होती है या फिर रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसके बॉडी पर पाया जाता है, जो कि एनीलिडा को अदर वर्म्स से एकदम बिल्कुल
डिस्टिंक्ट करती है। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एक्वेटिक हो सकते हैं, मतलब समुद्रों में भी पाए जा सकते हैं या फिर फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, साथ ही साथ टेरेस्ट्रियल में भी पाए जा सकते हैं, मतलब लैंड्स में भी पाए जा सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। इसका जो डिस्टिंक्ट मार्क्ड है वही वो सेगमेंट्स है, मतलब सेगमेंट्स के ही वजह से ये दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं। इसका एग्जाम्पल है अर्थवर्म, जैसे जो केचुआ होता है, केचुआ के अंदर 8 हार्ट पाए जाते हैं। नेरिस, ये नेरिस है और नेरिस का भी जब बॉडी देखेंगे तो इसमें भी सेगमेंट्स होगा। और लीच, लीच के भी बॉडी को हम देखेंगे तो इसके भी बॉडी में सेगमेंट्स होगा। तो मतलब जो एनिलिडा फाइलम के अंतर्गत जो भी वर्म से आएंगे, जो भी ऑर्गेनिजम्स आएंगे, उसका सबसे खास पॉइंट यही होगा कि उसकी बॉडी में सेगमेंट्स पाए जाएंगे, रिंग्स पाए जाएंगे, और इसी की वजह से इसे हम रिंग्ड वर्म कहते हैं या फिर सेगमेंटेड वर्म्स कहते हैं। नेक्स्ट फाइलम है अर्थोपोडा का। ये जो अर्थोपोडा फाइलम है ये सबसे बड़ा फाइलम है। जो धरती पर जितने भी स्पीशीज पाए जाते हैं लगभग उसमें से 2/3 मतलब 2/3 अर्थोपोड्स ही हैं। इनका जो कंकाल होता है, मतलब स्केलेटन होता है, वो एक्सोस्केलेटन होता है, मतलब कि बाहर की तरफ होता है, और इनकी बॉडी भी सेगमेंटेड होती है। जैसे हम लोगों ने एनिलिडा के बारे में देखा कि जैसे उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है वैसे ही इनकी भी बॉडी सेगमेंटेड होती है, परंतु इसमें एक्सोस्केलेटन भी पाया जाता है। इसके अंतर्गत यदि जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, यदि उनके पास 6 लेग्स हैं तो उसे हम इंसेक्ट्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो यानी कि मच्छर, हॉर्स फ्लाइज जो कि हॉर्स के फ्लाइज होते हैं जो कि बड़े बड़े होते हैं, जैसे कॉमन हाउस फ्लाई होते हैं उसी प्रकार से ये हॉर्स फ्लाइज भी होते हैं। तो इनके 6 लेग्स होते हैं, इसीलिए इसे हम इंसेक्ट्स कहते हैं। जिसके पास 8 लेग्स होंगे उसको हम आर्चेनिड्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस यानी कि जो मकड़ी हो गया और बिच्छी। बहुत बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो स्पाइडर होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि ये इंसेक्ट्स के कैटेगरी में नहीं आते, ये आर्चेनिड्स के कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि इसके पास 8 लेग्स होते हैं। उसी प्रकार से जिसके पास 10 लेग्स है उससे हम कहते हैं क्रस्टेसेंस, जिसमें कार्ब्स आ गए यानी कि केकड़े, लॉबस्टर आ गए एंड श्रिम्प आते हैं। इसकी जो बॉडी होती है वो हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड होती है। इसके जो एक्सोस्केलेटन होता है वो मेड अप ऑफ चिटिन से बना हुआ होता है और चिटिनस होता है। जब इसके हम बॉडी के ऊपर वाले एक्सोस्केलेटन को ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा लगेगा कि इसके ऊपर कुछ चिटिन लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, चिटिन से बना हुआ इसका एक्सोस्केलेटन है, तो वही यहाँ पर आर्थ्रोपोड्स में रहता है। इसका एग्जांपल्स है हनी बी यानी कि मधुमक्खी, सिल्क वर्म, लेक इंसेक्ट, और वेक्टर्स में हमारा आ गया एनोफिलीज, क्यूलेक्स एंड एडीज जो कि मॉस्किटो हैं। उसी प्रकार से लोकस्ट यानी कि जो ये टिड्डा है ये भी क्या होता है, आर्थ्रोपोडा के ही अंतर्गत आता है। किंग कार्ब यानी कि जो केकड़ा होता है, किंग कार्ब होता है, केकड़ों में भी बहुत बड़ा केकड़ा होता है, वो भी इसी आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट फाइलम है मोलस्का का। ये जो मोलस्का फाइलम होता है ये सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है ऑफ एनिमल किंगडम। ये मोलस्कास जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, मतलब मरीन में भी पाए जाएंगे, ओशंस में भी पाए जाएंगे और फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे। इनके पास रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी होते हैं, और इस प्रकार से इनके यदि हम एग्जांपल्स को देखें तो पहला एग्जांपल हो गया ऑक्टोपस, फिर स्नेल हो गया, उसके बाद सीपिया हो गया, स्क्विड हो गया। तो यदि हम पाइला को देखें तो ये पाइला है जिसे हम घोंगा भी कहते हैं। ऑक्टोपस को हम डेविल फिश भी कहते हैं। ये सीपिया है और ये यूनो है जिसे हम सीप भी कहते हैं। नेक्स्ट फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। ये जो इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं
उनके बॉडी पर स्पाइनी स्किन होती है, मतलब उनकी जो स्किन होती है, चमड़ी होती है जो ऊपर वाली, उसमें लगेगा कि कांटे नुमा कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे हम सी क्यूकम्बर को देख लें, यानी कि समुद्री खीरा जिसे कहते हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है कांटे नुमा इनकी स्किन पर निकला हुआ रहता है। उसी प्रकार से सी अर्चन को देखें तो इसमें भी कांटे नुमा स्ट्रक्चर इनकी स्किन पे लगा हुआ है। तो वही है, इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो भी ऑर्गेनिज्म्स आते हैं उनकी बॉडी के स्किन के ऊपर स्पाइनी स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है। एंड ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मतलब केवल और केवल समुद्रों में ही पाए जाते हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, जहां पर माउथ जो मुंह होता है इनके लोअर साइड में मौजूद होता है और एनस जो होता है वो इनके अपर साइड में होता है। इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो यूजुअली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और ये सभी ओविपोरस एनिमल्स होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स में यही हो गया, स्टार फिश हो गया, सी अर्चन हो गया, सी क्यूकम्बर हो गया एंड ब्रिटल स्टार भी इसी के अंतर्गत इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट फाइलम है हेमिकॉर्डेटा का। हेमी का मतलब होता है हाफ एंड कॉर्डेटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसलिए जो हेमिकॉर्डेटा है ये अभी तो एक अलग फाइलम बना हुआ है, परंतु पहले इसे हम लोग एक कॉर्डेटा के अंतर्गत एक सब फाइलम बना के इसको रखते थे। इसलिए रखते थे क्योंकि इसमें एक फ्लेक्सिबल हॉलो ट्यूब हुआ करता था जिसे हम स्टोमोकॉर्ड कहते थे। परंतु बाद में ये पता चलता है कि जो कॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं उसमें तो नोटोकॉर्ड पाया जाता है, और बाद में ये पता चलता है कि जो नोटोकॉर्ड है एंड ये सोमैटोकॉर्ड है इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इसलिए एक अलग फाइलम बनाने की आवश्यकता पड़ी और इन ऑर्गेनिजम्स को एक अलग फाइलम में रखा गया जिसे हम लोग हेमिकॉर्डेटा कहते हैं। इस हेमिकॉर्डेटा फाइलम के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनका जो है अमाउंट बहुत ही कम है, मतलब वो बहुत ही स्मॉल ग्रुप में पाए जाते हैं, बहुत ही कम है, मोस्टली हंड्रेड्स में ही ये होंगे। और ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मतलब केवल और केवल ओशन में पाए जाएंगे या फिर सी में पाए जाएंगे। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के हेल्प से होता है और साथ ही साथ इसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी प्रेजेंट रहता है। इसके एग्जाम्पल हैं बेलेनोग्लॉसस एंड सेकोग्लॉसस। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।